अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है सिक्स सेमेस्टर में बीसेन में जो मेन सब्जेक्ट है एमएचएन। ठीक है, तो इसमें सेकंड यूनिट है टूल्स ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें हम जितने भी ये थ्री टूल्स है जिसके ज़रिए एक नर्सिंग जो है साइकियाट्रिक नर्सिंग जो है वो क्या करते हैं, वो उस पेशेंट के उसकी जो अंडरलाइनिंग थॉट और ये बिलीफ होती है उससे जो है वो ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग कौन कौन से है? पहला जो है वो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ये पार्ट जो है इसमें हम ए नंबर जो पार्ट है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बी पार्ट में जो है हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे। बी में इस स्लाइड के मुताबिक जो है सेल्फ अवेयरनेस है, और फिर सी में जो है वो मेंटल हेल्थ असेसमेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ए बी सी ये जो है अंदर डिस्कस हुआ है। तो इंशाल्लाह हम एक एक पार्ट में जो है वो तो ये थ्री पार्ट में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा वो डिस्कशन होगा कम्युनिकेशन और उसकी जो जनरल स्किल है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है जो कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ और जो मेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो डिस्क्राइब टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट आर एमपीटी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ सेटिंग के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसकी जो टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ किस्म। ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ थेरेप्यूटिक सेल्फ वाइल डीलिंग विद द क्लाइंट विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन सेटिंग या सेलेक्टेड सेटिंग। ठीक है, तो ये थ्री ऑब्जेक्टिव्स इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उसके पार्ट से पढ़ेंगे, और जो मेंटर है ये भी उसके पार्ट से पढ़ेंगे। तो आते हैं फिर सेक्शन नंबर ए में जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है। तो फिर बात आ रही थी कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारे पास प्रोसेस दैट पीपल यूज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन हमारे मतलब हम करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बेस पे हर कम्युनिटी बेस पे, तो कम्युनिकेशन मीन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। फिर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक मतलब एक कम्युनिकेशन की टाइप्स है। जैसा कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इज एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स या द नर्स एंड क्लाइंट ड्यूरिंग विच द नर्स फोकस ऑन द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड टू प्रमोट एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन पहला तो बात ये आ गया कि ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो पहला बात आपने ये हाईलाइट करना है कि एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है। फिर दूसरा जो है वो ये नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो है एक मतलब कम्युनिकेशन है। फिर इसमें क्या होती है कि ये इसमें नर्स जो है ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मतलब पेशेंट है या क्लाइंट है उसकी जो नीड होती है, स्पेसिफिक नीड होती है, उसको प्रमोट और उसको जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर ले, उसको एक्सचेंज कराया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में उसको क्या देते हैं, स्पेसिफिक नीड टू प्रमोट एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत अहम पॉइंट है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन हुआ है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम नॉर्मल कम्युनिकेशन इन दैट इट इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ एम्पैथी। ठीक है, इनटू व्हाट कैन बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट। तो देखिए थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा कहते हैं कि डिफर फ्रॉम दैट, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ वर्ड और कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि इसमें जो दिल की रहमदिली और हमदर्दी होती है, एम्पैथी होती है। ठीक है, वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, कि इनटू व्हाट कैन बी अ जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आप उस पेशेंट के पास है, ठीक है, मतलब वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ आया है उसको क्या करना है, उसको हाँ एज अ एम्पैथी डील करना है। फिर क्या है कि इट एम्पावर्ड appearing of comfort in the face of even the most horrific news about the patient prognosis। ठीक है, तो फिर क्या करना है, मतलब इसका जो भी अपीयरिंग होता है उसकी जो पेज पे जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि आप क्या करें, जो भी जितनी भी सिवियर मतलब न्यूज़ होती है, मतलब अफ़गान की न्यूज़ होती है, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए जो प्रोग्नोसिस होती है वो पॉसिबल कराना पड़ती है। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि अगर आपको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस से भी एक पेशेंट आ जाती है, तो वो भी क्या होती है, वो अपने आप से जो है वो मतलब एक encouragement मिल सकती है, क्योंकि आप उसके साथ जो है वो रहमदिल के साथ हमदर्दी के साथ जो है वो पेश आते हैं। द पेशेंट इज मेड टू फील वैलिडेटेड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो मेड क्या करना है कि वो उस आपकी जो रिस्पेक्ट देते हैं पेशेंट को, तो वो फिर वो फील करता है। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर कम्युनिकेशन साइकिल जो है, तो इस साइकिल्स में हम 4 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो ये डायग्राम है ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद जो थ्योरी है उसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है।
देखिए सेंडर आपको पता भी है, पहले भी आपने पढ़ा कि सेंडर होती है, मैसेज होती है, फिर रिसीवर होती है, फिर इसकी फीडबैक आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, सेंडर होती है। तो कम्युनिकेशन में सेंडर के पहला क्या करते हैं, ये एनकोडिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये इन चीज़ों में आती है कि एनकोडिंग किसका प्रोसेस होती है, तो ये सेंडर का कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा जो है वो जो मैसेज होती है, तो मैसेज में हम मेनली जो है पोर मोड मूड जो है वो कम्युनिकेशन की जो है वो साइकिल में पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि स्पीकिंग करते हैं, फिर ये लिसनिंग करते हैं, फिर ये गेस्टरिंग करते हैं, और जो फोर्थ वाले है वो राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये फोर जो है आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि फोर मैसेज अगर हम कन्वे करते हैं तो फोर वे से जो है वो फोर करेक्टरिस्टिक उसकी होती है, ठीक है। इसके क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल होती है रिसीवर को इस पूर्ण तरीकों से। फिर थर्ड नंबर जो स्टेप है कम्युनिकेशन साइकिल में, वो है रिसीवर। रिसीवर क्या करते हैं कि डिकोड मैसेज को डिकोड करते हैं। मीन ये भी एमसीक्यू में आता है कि डिकोडिंग या इनकोडिंग कौन सी स्टेप में होती है। तो इनकोडिंग मोस्टली जो सेंडर होती है, ठीक है, जो इनकोडिंग कराते हैं, और जो डिकोडिंग करते हैं मतलब उससे जो मीनिंग है या अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वो हम क्या किस स्टेज में, रिसीविंग स्टेज में ही कर, या रिसीवर स्टेज में। फोर नंबर जो है वो फीडबैक में आती है। तो फीडबैक में वो उसके हालात जो है वो जो भी करवाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर वो वन वन आएंगे, ठीक है। तो द सेंडर बिगिन टू द कम्युनिकेशन साइकिल बाय इनकोडिंग ए आर क्रिएटिंग द मैसेज टू बी सेंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि जो सेंडर होती है वहाँ वो क्या होती है, वो इनकोडिंग से स्टार्ट होती है। मतलब वो जो चीज़ें होती है वो सबसे पहले वो लिख देते हैं, मैसेज में क्रिएट कर लेते हैं। बिफोर क्रिएटिंग द मैसेज द सेंडर मस्ट ऑब्जर्व द रिजर्वायर to determine the complexity of the words to be used within the message, the receiver ability to interpret the message, and the best channel by which to send the message, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब इसमें जो मैसेज है वो पहले क्या करते हैं, मतलब जो मैसेज है वो क्रिएट करने से पहले क्या करते हैं, सेंडर सबसे पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो रिसीव मतलब वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ये वो रिसीवर ऑब्जर्व करते थे कि उसमें इतना वो वर्ड्स वाले कम्प्लेक्सिटी या इतना डिफिकल्ट ना आ जाए वो मैसेज, ताकि वो रिसीवर की जो एबिलिटी है वो कि वो मतलब वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक मैसेज को जो है वो क्या कर लेते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है। मतलब जो रिसीवर वो लेता है वो उस पे मतलब समझ जाते हैं या नहीं जाते, तो ये सबसे पहले देखते हैं। फिर मैसेज में क्या होती है कि मैसेज में द मैसेज इज द कंटेंट, ये पहले तो ये कंटेंट होती है बीइंग कम्युनिकेटेड, जो आप थर्ड करते हो बातें करते हैं ना, तो वो आपकी जो मैसेज है उसमें आती है। द मैसेज मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, और जो मैसेज होती है वो रिसीवर को जो है वो क्या, द मैसेज मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर, और जो जिसके पास वो मतलब सेंड करते हैं, तो वो उसको क्या क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। फिर क्या है कि फोर मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो फोर मूड से कम्युनिकेशन के पहले तो ये है कि स्पीकिंग, दूसरा है कि लिसनिंग, और जो तीसरा है कि गेस्चर और बॉडी जो है लैंग्वेज, ठीक है। एंड जो फोर्थ वन है वो है कि राइटिंग। तो ये फोर मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके जरिए जो है हम क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे कर लेते हैं, और उसका रीजन ये है कि दीज मूड आर चैनल आर अफेक्टेड बाय आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, आवर कल्चर एंड आवर एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब चीज़ों पे जो है ये डिपेंडेंट होती है, और ये उसको मतलब ये एक इजी वे, इस फोर चैनल से अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर ले तो उसको जो रिसीवर है उसको ये ईजी होंगी, ठीक है। और ये आपकी कल्चर और इसके मुताबिक होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंस है। फिर क्या है कि द रिसीवर, तो रिसीवर क्या होती है कि द रिसीवर इज द रिसिपिएंट ऑफ द सेंडर मैसेज। तो रिसीवर का मेन पर्पस ये है कि वो जो मैसेज सेंडर सेंड करता था, ठीक है, जो मैसेज जो कंटेंट वो सेंड करता था वो रिसीव करने का जो कैपेबिलिटी है वो रिसिपिएंट जो है वो रिसीवर का होता है, ठीक है। तो द रिसीवर मस्ट डिकोड क्या करते हैं, तो रिसीवर जो है वो डिकोड करते हैं आर इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। तो वो मैसेज और मीनिंग जो है वो क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट कर देते हैं, वो डिकोड करते हैं। तो ये डिकोडिंग जो आती है वो रिसीविंग में ही रिसीवर का कैपेबिलिटी होती है। तो वो जो मैसेज और जो कंटेंट है वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो वो उसे क्या अंडरस्टैंडिंग के जो है वो गेन करना। द प्राइमरी सेंसरी स्किल यूज एंड वर्बल कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, ठीक है। तो फिर क्या होती है, मतलब ये है कि इसमें जो सेंसेस होती है, सेंसरी स्किल मोस्टली जो है वो प्राइमरी इसमें क्या होती है, यूज होती है। वर्बल कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, और वो अगर वर्बल कहते हैं ना तो उसके लिए फिर जो है वो लिसनिंग का जो स्किल है प्राइमरी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो हम सेंसेस से ही डायरेक्टली जो है वो मतलब पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। द रिसीवर मस्ट बी अवेयर दैट not only the spoken word but the tone and pitch of the voice and the speed at which the words are spoken carry meaning and must be evaluated, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो रिसीवर होते हैं, तो रिसीवर मस्ट बी अवेयर दैट नॉट ओनली द स्पोकन वर्ड बट द टोन, मतलब ये नहीं कि रिसीवर क्या होती है ये इससे बाखबर होती है, ठीक है।
दैट नॉट ओनली द स्पोकन वर्ड्स, जो रिसीवर का होती है ना, तो ये वो नहीं है, मतलब कि सिर्फ क्या होती है, स्पोकन वर्ड्स होती है, सिर्फ अल्फाजों की जो है वो चुनाव होती है, नहीं, बट द टोन, उस लफ्ज़ों में, उस जो लिखा हुआ है, जो मैसेज आपको आया हुआ है, जो सेंडर ने मैसेज किया है, कंटेंट लिखा हुआ, उसकी जो किस तरीके से उसकी टोन है, या उसकी पिच है, या उसकी जो वॉइस स्पीड्स है, ये कितने, ठीक है। और इसी तरीके से जो वर्ड स्पोकन वो किस तरीके से वो कैरी करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो रिसीवर डिकोड करते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी मैसेज कर लेना, तो वो जो उसकी बातों का अंदाज होती है, उसकी जो लिखने, मतलब उस जो लिखा हुआ होती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो मतलब कोई भी मैसेज अगर आपके साथ आ रहा है ना, तो उस मैसेज की जो आप जब उसको पढ़ रहे हैं ना, तो वो किस तरीके से और किस लुक में या किसी अंदाज में आपको पेश किया जाए, तो ये सब उससे जो है वो आज पता चलते हैं। फिर 4 नंबर जो साइकिल है, स्टेप है साइकिल में, तो वो फीडबैक होती है। फीडबैक वो सिर्फ वो चीज़ें होती है कि जो मैसेज सेंडर से आया है और आपने रिसीव किया है, ठीक है। तो उस मैसेज के जब आप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उस अंडरस्टैंडिंग की जो रिस्पॉन्स होती है, वो हम एज अ फीडबैक देते हैं। कि अगर आपको ये बात अच्छी लगी हुई, तो फिर आप उसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आपको ये मैसेज नेगेटिव लगी तो फिर उसकी नेगेटिव रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो द फीडबैक टेक द प्लेस आफ्टर द रिसीवर हैज डिकोडेड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होती है, वो जो सेंडर होती है ना, उसके साथ जो है वो सेंड कर देते हैं। तो फीडबैक इज द रिसीवर वे टू इंश्योर द मैसेज दैट इज अंडरस्टैंड इज द सेम मैसेज दैट वाज सेंड। तो इसी तरीके से क्या होती है, मैंने पहले भी बताया कि जो रिसीवर का जो मैसेज आया हुआ है ना, तो उसकी जो फीडबैक हम लेते हैं, तो ये हम एज अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग दोबारा जो है वो उस पर्सन के पास जो है वो भेज देते हैं। तो फीडबैक आल्सो प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो क्या होती है, वो मैसेज हमें अंडरस्टैंड होती है फीडबैक के थ्रू। मतलब जब हम मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके रिस्पांस जब हम देते हैं, तो उस वो सेंडर का मकसद पूरा हो जाती है ना, कि जो मैसेज हमें उस अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आते, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फीडबैक आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसीवर टू क्लेरिफाई एनी मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ओरिजिनल मैसेज एंड टू आस्क फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो फीडबैक का एक अपॉर्चुनिटी या इंपॉर्टेंस ये भी होती है कि जो रिसीवर जो मैसेज जो सेंडर होती है, वो जब रिसीवर को मैसेज ले देते ना, तो अगर कोई भी डाउट होती है रिसीवर को उस मैसेज के बारे में, या मिसअंडरस्टैंडिंग होती, या कोई भी चीज़ उसको अंडरस्टैंडिंग में मतलब नहीं होती ना, तो फिर क्या करते हैं वो रिसीवर दोबारा जो है वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो ओरिजिनल उसकी जो डाउट होती है वो क्लियर हो जाती है उस फीडबैक के थ्रू। फिर कम्युनिकेशन जो है, या कंपोनेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है कि तो 3 मेनली चीज़ें होती है जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ख्याल रखना चाहिए। तो पहला जो है वो क्या होती है, प्राइवेसी एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्री। पहला तो ये प्राइवेसी और रिस्पेक्टिंग, हर पर्सन का अपना बाउंड्रीज होती है। दूसरा कि एक टच होती है कि किस तरीके से आपने दूसरे पर्सन को जो है वो इधर हेल्थ केयर मेडिकल में जो है वो टच करना है। फिर एक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर एक बड़ी प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग बोर्डिंग क्या है कि प्राइवेसी इज डिजायरेबल बट नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, देखिए। हम क्या करते हैं, मतलब एक हमारा ख्वाहिश होती है कि हम क्या प्राइवेसी को मेंटेन कर ले, ठीक है। बट कुछ ऐसा, हाँ, सिचुएशन भी आ जाती है कि उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा सा जो है वो कम हो जाती है, कि उसमें क्या होती है कि वेरियस डिस्टेंस जोन होती है मुख्तलिफ किस्म की। एक तो है कि इमिडिएट, सॉरी, इंटीमेट। तो इंटीमेट में क्या होती है कि टचिंग 0 to 18 जो है वो इंचेस उसकी टचिंग, जो आपने इसी के लिए याद रखना है कि जो इंटीमेट टचिंग के लिए जो होती है ना रूल, तो वो होते हैं कि वो 0 से लेके 18 इंच तक। और जो पर्सनल टच के लिए या प्राइवेसी को रिस्पेक्ट बाउंड्री है, तो वो 18 से लेके 36 इंचेस तक होती है। फिर therapeutic communication interaction is comfortable when the nurses and client are 3 to 8 feet apart। देखिए जो कम्युनिकेशन होती है ना नर्सेज और क्लाइंट के दरमियान, तो 3 to 6 फीट अगर उसमें फासिला हो, तो फिर एक जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट के साथ, वो क्या होती है, वो कंफर्टेबल होती है। फिर टच की बात हो रही है कि एज इंटीमेसी इंक्रीज द नीड फॉर डिस्टेंस डिक्रीज। कनेक्ट 1980 आइडेंटिफाई 5 टाइप ऑफ टच। देखिए टच का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या, वो डिस्टेंस के साथ है। जब इंटीमेसी मतलब गहरी दोस्ती अगर आप कोई पर्सन के साथ ज़्यादा कर लेते हैं, तो उस आप और उसकी या क्लाइंट और नर्स की उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब ये दोस्ती पे डिपेंड करते हैं या रिलेशनशिप पे। तो कनेक्ट में फाइव टच जो है वो एज अ कम्युनिकेशन लेके आती है, तो कि टच में फंक्शनल प्रोफेशनल टच है। पहले तो ये है कि फंक्शनल प्रोफेशनल टच, मतलब जब हम मेडिकल साइड पे टचिंग करते हैं किसी पेशेंट को। फिर सोशो पोलाइट टच है, ठीक है। तो कुछ पर्सन हम मतलब हमारे दोस्त वगैरह होती है या कोई भी ऐसा मतलब पड़ोसी होती है, उसको दाद वगैरह देने के लिए हम टच करते हैं। फिर फ्रेंडशिप एंड वार्म टच होती है, जो स्कूल वगैरह की जो दोस्ती होती है। फिर लव एंड इंटीमेसी मतलब लव एंड बिलोंगिंग, मतलब जो वाइफ और या गर्लफ्रेंड ये चीज़ें होती है। या सेक्सुअल रीजन जो हस्बैंड और वाइफ या इसी तरीके से, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ 5 टाइप्स आप क्या है कि आइडेंटिफाइबल टच है, जिसने कनेक्ट ने जो है वो 1980 में डिवेल्प किया। तो आपने याद रखना है, ठीक है।
कि जो इंटीमेसी इंक्रीज होती है जब, तो इसके लिए जो टच होती है वो नीड फॉर द डिस्टेंस टू टच के लिए वो क्या डिक्रीज होती है। तो ये हो गया मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो टचिंग। फिर क्या, टचिंग अ क्लाइंट कैन कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव व्हेन इट इज वेलकम एंड परमिटेड। देखिए, टचिंग जब आप क्लाइंट के लिए करते हैं ना, अगर क्लाइंट आप वो कंफर्टेबल फील करता है या वो आपको सपोर्ट करता है कि हाँ कर ले, वेलकम कर लेते हैं ना, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, तो द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर क्यूजेस दैट शो ए टच इज डिजायर आर इंडिकेट। देखिए, द नर्स शुड ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट क्यूजेस शो इफ द टच डिजायर आर इंडिकेट। देखिए, फिर जब आप कोई भी टच करते हैं तो डायरेक्टली क्लाइंट से पता चलती है ना कि वो चाहती है कि हमें टच करे या ना चाहती है। ठीक है, फिर however not all patients are compatible with touch। सारे जो है वो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते टच के लिए, लेकिन फिर भी क्या होती है कि whenever a patient is not compatible with touch, ask permission and create a safe and reassuring an environment is possible। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होती है, परमिशन और ये सब चीज़ें सेफ जो है वो रिशोरिंग इन्वायरमेंट के लिए पॉसिबल करना पड़ती है। फिर क्या होती है कि जो एक्टिव लिसनिंग होती है एंड एक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है। तो एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन की क्या होती है, हेल्प द नर्स टू रिकॉग्नाइज। फिर आपने क्या करना है कि उसको रिकॉग्नाइज करना द इशू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द क्लाइंट एट दिस टाइम। फिर एक्टिव लिसनिंग में तो आपको पता है कि मतलब आप अगर क्लाइंट को एक्टिवली या एक्टिवली जो है वो सुन नहीं सके, तो फिर उसकी जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो उस टाइम पे आपको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। फिर क्या है कि नाउ व्हाट फर्दर क्वेश्चन टू आस्क द क्लाइंट। फिर आप ये जो है ये भी एक्टिव लिसनिंग का जो है वो एक कंपोनेंट है कि आप जो फर्दर क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में, अगर आप एक्टिव लिसनिंग है या मतलब लिसनर है या ऑब्जर्वर है, तो फिर ये कर सकते हैं। फिर क्या कि यूज एडिशनल थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशंस टेक्निक टू गाइड द क्लाइंट टू डिस्क्राइब हिज और हर परसेप्शन फुली। तो फिर क्या, आप थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन मीन आप उसके साथ जो है वो हमदर्दी पेश करके उसको बता दिए कि आपने गाइड करना है, टेक्निक्स टू गाइड द क्लाइंट को गाइड करना है कि और जो चीज़ें है, परसेप्शन है पूरी, वो आपने क्या करना है, हमें बताना है। फिर कि अंडरस्टैंड द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ द इशू इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन। तो आपने क्या करना है कि जो क्लाइंट की परसेप्शन होती है वो आपने, और जो उसकी इशूज होती है वो आपने जंपिंग नहीं मारना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी कंक्लूजन जो है वो निकालना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इंटरप्रेट द रिस्पॉन्स टू द मैसेज ऑब्जेक्टिवली। और जो आपने उसकी रिस्पांस, आप जो रिस्पांस देते हैं ना, वो आपने ऑब्जेक्टिवली जो है वो क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको या मतलब जो भी केस आप स्टडी करते हैं तो उसके मुताबिक आपने उसको इंटरप्रेट और रिस्पॉन्स देने। फिर क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द मैसेज इज स्पोकन। तो आपको पता है कि जो स्पोकन वर्ड से निकले होती है, तो one must keep in mind that unless the words having meaning and unless the sender and the receiver apply the same meaning to the spoken word, verbal communication may be misunderstood to have any meaning. The spoken words मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय ऑल पार्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो देखिए, आपने वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू, जब वो सेंडर क्या करते हैं, हाँ मतलब सेंड करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो उसका हर वर्ड्स का अपना मीनिंग होती है। ठीक है, और हाँ वो अगर आपको कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुए तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं कि वो आप अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो जो भी आप वर्बल कम्युनिकेशन देते हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये सारे पार्टीज़ को, सारे किस्म के जो लोग होती है उसको अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। फिर क्या है कि पहला नंबर जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। तो जिसमें क्या है कि व्हेन कम्युनिकेटिंग विद इन हेल्थ केयर प्रोफेशन कीप इन माइंड द फॉलोइंग। जब आप एज मतलब कम्युनिकेशन वर्बल कहते हैं ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये आपने माइंड में बैठना है, बैठाना है कि क्या है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर नेसेसरी इन एस्टेब्लिशिंग rapport विद पेरेंट्स पेशेंट। ठीक है, तो आपने अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बिल्डअप करना है, किस चीज़ को, पेशेंट के साथ। दूसरा ये कि टू पेशेंट फील रेस्पेक्ट रिलेटेड विद अ कॉल बाय देयर फुल नेम। जब आप एक पेशेंट को फुल नेम के साथ जो है वो कॉल करते हैं ना, तो वो अपने आप को जो है वो एज रिस्पेक्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो फुल नेम से आपने उसको क्या करना है, पेश आना है। फिर पेशेंट शुड बी एनकरेज टू वर्बलाइज देयर फीलिंग। और फिर पेशेंट को जो है वो क्या करना है, आपने जो भी फीलिंग उस पर चल रहा है तो फिर उसकी जो है वो इंकरेजमेंट देना है ताकि उसकी हौसला अफजाई किया जाए। फिर पेशेंट क्या है कि पेशेंट शुड बी गिवन टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट दे कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर क्या है कि पेशेंट शुड बी गिवन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। मतलब जब आप उसको एक साइंटिफिकली या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर उसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है उसको अंडरस्टैंड देना है।
अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पेशेंट शुड अलाउ टू मेक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू देयर पर्सनल हेल्थ नीड, ठीक है। तो उसकी जो पेशेंट की जो नीड होती है प्रैक्टिकली, वो आपने क्या करना है, हाँ, अलाउ करना है टू मेक उसकी जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन टू दियर पर्सनल हेल्थ नीड, जो उसकी जो नीड होती है ताकि वो उसे पूरा हो जाए, ठीक है। फिर थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की जो स्किल है मुख्तलिफ किस्म, तो सबसे पहले कि एक्सेप्टिंग, तो एक्सेप्टिंग एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का स्किल है। दूसरा जो है ब्रॉड ओपनिंग मीन, उसकी जो मतलब ओपनिंग होती है वो मतलब ओपन माइंडेड पर्सन होगा जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का होगा। फिर दूसरे की काउंसिल या इनकरेजिंग काउंसिल वैलिडेशन, काउंसिल वैलिडेशन में ये है कि आप मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है उसको क्या कर लें, मतलब एज अ कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव बातें करवाई जाए, ठीक है। तो मतलब काउंसलिंग मतलब ये है कि आपने मुत्तफ़क़ा तौर पर जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस ओबे करना है दोनों इन्वॉल्व होके, ठीक है। मतलब क्लाइंट और पेशेंट, फिर के इनकरेज कंपैरिजन, फिर ये सब है। तो इनकरेजिंग डिस्क्रिप्शन और परसेप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ें आपने उसकी जो पेशेंट है उसको इनकरेज करने पे, इनकरेजिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, इसमें आप पेशेंट को एज अ थेराप्यूटिक स्किल उसको डील करते हैं, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक है कि जर्नली, तो मतलब आपने जर्नली जो है वो क्या करना है, उसको बताना है कि आप मतलब कुछ बातें ऐसी है, तो उसको तो कुछ एस्पेक्ट आपने जर्नली लेनी है, ठीक है। और बात है उस पे करनी है कि मतलब कम्युनिकेशन की जो ट्रस्ट होती है वो बिल्डअप हो जाती है। फिर क्या कि गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग रिकॉग्निशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑफरिंग सेल्फ, ठीक है। फिर क्या कि प्लेसिंग इवेंट इन टाइम और सीक्वेंस, तो ये आपने उसको प्रोवाइड करना है कि जो भी इवेंट चल रहा होगा, जो भी टाइम सख्त है या नरम है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको आपने क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। फिर प्रेजेंटिंग रियलिटी, उसकी जो रियलिटी थी वो आपने क्या कि प्रेजेंट करना है। फिर रिफ्लेक्टिंग एंड स्टार्टिंग, तो रिफ्लेक्ट करना है हर चीज़ को। फिर क्या होती है कि आपने मतलब आपने क्या करना है, दोबारा अगर कोई भी सेंटेंस हो जाते तो उसको बताए कि रिस्टार्ट कर ले, या तो ये सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो भी करेक्टरिस्टिक है, तो ये सारे क्या है, तो यही इसका करेक्टरिस्टिक होती है। तो अदर हेल्थ मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब सी की इन्फॉर्मेशन मीन अदर हेल्थ इन्फॉर्मेशन से ही हम उसकी जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है उसके बारे में उसके साथ डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको ब्रेन का मसला है तो कोई भी और मसला तो नहीं, या एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सीकिंग इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं उसके रिलेटेड। फिर नॉन थेरेप्यूटिक जो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती है, तो उसमें सब लेके कि एडवाइसिंग, तो सबसे एडवाइसिंग ये आपने एज अ नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये है कि दोज पेशेंट दैट पेशेंट फील अनकम्फर्टेबल, तो नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में उसको क्या होती है, वो अपने यहाँ खुद को जो है वो क्या कि एज मतलब ये अनकम्फर्टेबल भी होती है। जैसा कि आपने किसी भी पेशेंट को एडवाइसिंग नहीं देना है या एग्री नहीं कराना है, ठीक है। ये नॉन थेरेप्यूटिक पेशेंट है। फिर किसी भी पेशेंट के साथ जो है वो जो उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसको आपने उसको जलील नहीं करना है, या ब्लटरिंग मीन जलील करना, या उसको जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, फीलिंग एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें जो है वो एज नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आती है। तो ये भी इन चीज़ में आते हैं कि जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हो क्या क्या है, ठीक है। चेंजिंग, डिपेंडिंग, डिसएग्रीइंग, फिर डिसअप्रूविंग, गिविंग अप्रूवल, गिविंग लिटिल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या होती है, मतलब अगर आप किसी पर्सन के साथ जो है वो क्या करते हैं, डिफेंडिंग करते हैं या किसी पर्सन ये काम करते हो और आप उसको बताते बताते हैं एज एनर्स, और क्लाइंट का दिल उसके साथ डिसएग्री करते हो, आप उसको बताइए कि ना डिसएग्री नहीं करना है, एग्री करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या करना है, ये नहीं देना है, ये जना थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन आती है। फिर डिस्प्रूविंग, गिविंग अप्रूवल या गिविंग लेटरल, जो लेटरल रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं। फिर जो इंटरप्रेटिंग जो सिग्नल होती है और क्यूज़ होती है, तो कुछ क्यूज़ है वर्बल है, कुछ नॉन वर्बल है, ठीक है। तो क्यूज़ आर वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज दैट सिग्नल की वर्ड्स आर इशू फॉर द क्लाइंट, तो कुछ ऐसा सिग्नल या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो कि उस एक्सप्रेशन की वजह से जो है ये मैसेज क्या होती है, या तो वर्बल या नॉन वर्बल शो होती है। तो नॉन वर्बल किस तरीके से कि फाइंडिंग क्यूज इज अ फंक्शन ऑफ द एक्टिव लिसनिंग, तो कुछ पर्सन बातों के दौरान जो पेशेंट होती है वो कुछ ना कुछ मतलब किसी चीज़ के साथ जो है वो क्या होती है लगा रहते हैं। तो ये वो चीज़ें आपने जो है वो क्या करना है, गेट करना है ताकि आपको इशू का पता चला जाए। तो ये एक्टिव लिसनर करते थे, अदरवाइज ये नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या है कि क्यूज़ेस कैन बी buried in what a client says or can be acted out in the process of communication। तो फिर क्या करना है कि अगर मतलब फिर अगर क्यूज़ आपने देख ली, ठीक है, तो फिर आपने बोलना क्या बोलना है, ठीक है, क्या कि व्हाट अ क्लाइंट सेज
मतलब उस क्लाइंट के को क्या करना है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपने बोलना है, उसकी जो फ्यूजेस है वो आपने जो है वो पर रिप्रेजेंट ही करना है। कि अगर एग्जांपल ये है कि अगर वर्ड को जो फ्यूजेस है, फ्यूजेस मीन इशारे है, ठीक है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंडेड सच एज आई वांट टू डाई, द मैसेज इज क्लियर दैट द क्लाइंट इज थिंकिंग ऑफ द सुसाइड और से harm, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट ये वर्ड बिहेवियर शो करता है कि वो उस ये जैसा अल्फाज बताते हैं कि आई वांट टू डाई या इसी तरह से वर्ड, ठीक है, तो इसका मेन क्या होगा, रीज़न ये हो कि वो पर्सन जो है वो सुसाइड और सेल्फ हार्म ये चीज़ें फिर क्या होगा, करवाएगा, या उसके बारे में वो सोच रहा है। फिर दूसरा क्या है कि कोड fuses are vague or hidden message that need interpretation and exploration. For example, if the client says nothing can be help, nothing can help me, the nurse is unsure, but it sounds as if the client might be saying he feels so helpless and helpless there is a plan to commit suicide. तो क्या होती है, कोड बिहेवियर वो बिहेवियर होती है, आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव डाटा में आती है कि वो पेशेंट जो है उसकी हाइड इन होती है, वो किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो अगर आप उससे पूछ ले कि एक क्लाइंट से कोई आप बताए, ठीक है, तो वो सिर्फ ये बात आती है कि नथिंग कैन हेल्प मी, ठीक है, भाई कोई हेल्प की ज़रूरत वगैरह ही नहीं, ठीक है। तो या कोई भी जो है हमें हेल्प नहीं करता, और तो उस अगर उस पेशेंट का कोई भी हेल्प नहीं करता तो फिर उसकी वजह से उसको अपने आप एज अ होपलेस एंड हेल्पलेस जो है वो क्या करेगा, उसकी वजह से फिर वो कमिटमेंट करेगा कि हमने क्या करना है, सुसाइड करना है। तो ये कोड और वर्ड बिहेवियर आपने जो है वो देखते हैं। फिर मेटाफर क्या है, एक टर्म है कि मेटाफर ये है कि a metaphor is a phrase that describes an object or a situation by comparing is the is to similar similar else familiar provide या proverb are old accepted saying what general या with generally accepted meaning, ठीक है। तो मेटाफर आपने क्या करना है कि मेटाफर ये है कि सिमिलर फ्रेजेस जो है वो आपने एज अ ऑब्जेक्टिव या दिस कंपेयर सिचुएशन में ही लेना है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक उसको डिसऑर्डर है, तो अगर वो सिचुएशन आप उसको उसके सामने आ गया, ठीक है, तो फिर वो जो उसके साथ जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक जो कोई भी मसला पेश आया हुआ है तो वो उसको याद होगी, ठीक है, उसकी वजह से उसकी जो फेमिलियरनेस की वजह से फिर वो शेप हो या उसकी जो फ्यूजेस है, इशारे होती है या माइंड होती है, माइंड की जो वो होती है, बातें होती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर ये प्रोवर्ब, तो प्रोवर्ब में क्या होता है कि ओल्ड एक्सेप्टेड सेइंग विद जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग, तो वो क्या होती है, उससे ही जनरली वो एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो प्रोवर्ब एक ओल्ड टर्म है जो मतलब ख्वारिजरीन उसको या कोई और ऐसा वर्ड्स की जब हम उसको बताए और वो क्या करें, एक्सेप्टेड करवाए। फिर क्या है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोस्टली ऑल्टरनेटिव टू द बॉडी लैंग्वेज एंड इंक्लूड द कॉन्शियस अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट, मतलब इसमें एक अनकॉन्शियस मूवमेंट होती है बॉडी की, जैसा कि जेस्टर हो गया, गेस्ट जो गेस्टर हो गया, इन अ फेशियल एक्सप्रेशन दैट accompany speech such as body language, distance from the listener, eye contact, facial expressions, tone of the voice, speed in language and कम्युनिकेशन मोर देन जो स्पोकन वर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जितने भी पॉइंट्स हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उस किसी पर्सन की लैंग्वेज, बॉडी की जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें जो है हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शो कराती है। तो ये डायग्राम में देख लें, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आप देख रहे हैं, मतलब उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम नॉन वर्बल कहते हैं, मतलब उसमें कोई भी वर्ड वगैरह यूज़ नहीं होती। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो विद वर्बल कम्युनिकेशन, तो कनेक्ट एंड हाथ दोनों में क्या करते हैं कि लिस्टेड द वे इन विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल मैसेज अकम्पाइन वर्बल मैसेज। तो ये एक साइंटिस्ट था जो कनेप एंड हॉल्स, ठीक है। तो 2009 में क्या लिस्टेड द वे इन विच नॉन वर्बल मैसेज कंबाइन वर्बल मैसेज, ठीक है। तो नॉन वर्बल कुछ ऐसा क्या है कम्युनिकेशन या मैसेज है कि वो क्या करते हैं, वर्बल मैसेज को कंबाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म्स है वो है कि एसेंट। एसेंट जो है एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या करते हैं, ये आपने टर्मिनोलॉजी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद वर्बल वाई, ठीक है। तो ये पहला है कि यूजिंग फ्लैशिंग आईज एंड हैंड मूवमेंट, तो अगर कोई बार बार आंखें जो है वो फ्लैश करते हैं, हिला रहा है, ठीक है, तो या हैंड शेक करते हैं, तो इसमें एसेंस उसकी जो है वो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। दूसरी टर्मिनोलॉजी कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट है कि गिविंग क्विजिकल लुक, नोडिंग, कुछ पर्सन है कि घूरी घूरी दूसरे पर्सन को जो है वो देखते हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट करते हैं। फिर कंट्राडिक्ट होते हैं, तो रूलिंग आइज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द मीनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन इज सेइंग, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट में यह होती है कि वो अपने आइज को रोल करते हैं, ठीक है,
और रूलिंग का जो मेन पर्पस ये होती है कि यह डिमॉन्स्ट्रेशन होगा उसकी दे द मीनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन इज सेइंग। तो मेन मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आंखों की इशारों से जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो दूसरों को समझा देती है, ठीक है। तो ये है कंट्राडिक्ट। फिर क्या है कि जो रेगुलर हो, रेगुलर टेकिंग अ डीप ब्रीथ एंड टू डेमोन्स्ट्रेट रेडीनेस टू स्पीक यूजिंग एंड टू सिग्नल द वॉइस कंटिन्यू स्पीकिंग, ठीक है। तो ये एक रेगुलेट ऐसा होती है कि कुछ पर्सन होती है कि वो जब उसके उससे जो है वो कोई भी पूछ लेते हैं या कोई भी वो बातें करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए एकदम जो है वो ब्रीथ लेता है, डीप ब्रीथ, ठीक है। और फिर उसके उसके बाद जो है वो दोबारा रीडिंग की तरफ आ जाती है, स्पीकिंग की तरफ। फिर क्या है कि जो रिपीट है, तो यूजिंग नॉन वर्बल बिहेवियर टू आर टू आर्गुमेंट्स द वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल मैसेज सच एज श्रगिंग आफ्टर सेइंग हु नो, ठीक है। तो रिपीटेड का मेन कांसेप्ट यही है कि ये भी एक नॉन वर्बल क्या है कि बिहेवियर्स हैं कि उसमें क्या होती है कि जो वर्बल मैसेज होती है, जैसा कि मतलब अगर कोई भी एक पर्सन ऐसा है कि वो टॉपिक को एक्सप्लेन करवाया जाती है ना, तो अगर उसने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की फिर उसके बाद जो है वो एक बंदे ने जो है वो दोबारा की, ठीक है। तो हु नो या कोई भी ऐसा बात जो उसको पता ना हो और उससे पूछा है तो फिर ये उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो शोल्डर होती है उसको ऊपर करती है, उसको हम श्रगन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट में है कि यूजुअली या यूजिंग अ कल्चरली डिटरमाइंड बॉडी मूवमेंट दैट stand in forward, such as pumping the arm up and down and the closed fist to indicate success। तो सब्स्टिट्यूट यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको पता है कि जब वो कोई भी चीज़ जीत लेता है ना तो उसकी जो दोनों हाथ होती है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे होती है और वो फ्लेक्स और रिलैक्स होती है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। तो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसका मेन मकसद ये है कि हमने एक चीज़ को जीता। फिर क्या है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन की दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ईच aspect of anatomy of the face since a non-verbal message। तो इसमें ऐसा नहीं होती कि उसमें कोई भी चीज़ इसकी चेंजेस आ जाती है, इसमें ये नहीं होती, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन सेम ही रहती है, इसकी जो एनाटमी वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। फिर वो आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस और सॉरो एंड ग्रीफ एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू द आइज, ठीक है। फिर क्या होती है उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो गम में होती है तो उसकी जो आंख है वो डायरेक्टली बताती है, और अगर कोई पर्सन खुशी में तो वो भी डायरेक्टली उसकी आंखों से पता चलता है कि ये खुश या गम है। द एनाटॉमी ऑफ द आईज डज नॉट चेंज बट द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर सराउंडिंग द आईज एनहांस और मैग्नीफाइंग द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें ये होती है कि जो उसकी जो एनाटॉमी होती है आईज वो चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, उसकी जो मूवमेंट होती है, सराउंडिंग होती है, वो क्या होती है, वो आइज़ की सराउंडिंग वो एनहांस होती है ताकि अच्छी तरीके से मैग्नीफिकेशन की जो पावर होती है वो मैक्सिमम किया जाए, ठीक है। ठीक है। फिर क्या है कि कल्चर इन्फ्लुएंस इफेक्ट द कस्टम इन डिफरेंट फॉर्म फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ ऐसे कल्चर है वो भी उस आपकी जो मतलब जो कस्टम होती है या उसकी जो मतलब क्या होती है, डिफरेंस फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होती है, तो क्लोज बॉडी या बॉडी जो लैंग्वेज है उसमें फिर टू है, गेस्चर होती है, पोस्चर होती है। तो गेस्चर आपको पता है कि जो हमारा फिजिकली जो हाथ किस तरीके से चलता है, ठीक है, या हम किस तरीके से वॉकिंग करते हैं, ठीक है। फिर पोस्चर ये है कि अगर हमारा पेस का मतलब अगर हम खुश है तो वो लाफिंग करते हैं, या हम गमे हैं तो पोस्चर हमारा क्राइंग होती है, ठीक है। तो इस बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम दूसरे पर्सन का पता चलते हैं, ठीक है, कि वो गम में है या खुशी में है। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर एक क्लोज बॉडी जो है वो पोजीशन है, such as जो cross legs and arm of the folded across the chest indicated that the direction might threaten the listener who is defensive आर नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो क्लोज बॉडी पोजीशन या क्रॉस लेग एग आर्म, अगर एक पर्सन ऐसा है, मैं आपको फिर बाद में पिक्चर है, पिक्चर में दिखाऊंगा, ये जो है वो क्लोज बॉडी पोस्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपका जो क्लाइंट्स है, ठीक है, तो आपका क्लाइंट आपके साथ मुखातिब है लेकिन आप किसी दूसरे तरफ की आपके हाथों के इसी तरीके से पोजीशन लिया हुआ है और एक पाँव दूसरे पाँव पे क्रॉस क्रॉस लिख दिया हुआ है और दूसरी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये है कि एक जो एक्सेप्टेंस होती है वो नॉट एक्सेप्टिंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो क्लोज बॉडी पोस्चर ये इस तरीके से होती है, ठीक है। फिर ओपन बॉडी पोजीशन मोर एक्सेप्टिंग पोजीशन इज टू सिट फेसिंग द क्लाइंट विद बोथ फीट ऑन द फ्लोर
और जो आपके पाँव होते हैं वो दोनों फ्लोर पे होती है, आप पेशेंट के सामने होती है, ठीक है, ओपन जो बॉडी पोजीशन होती है। फिर क्या कि हैंड एट द साइड ऑफ द बॉडी पे, आपकी जो बॉडी की जो हैंड मतलब आपकी जो हैंड होती है ना वो साइड पे होती है बॉडी के। फिर क्या होती है कि क्रॉस या लेग अनक्रॉस, उसकी जो लेग होती है वो अनक्रॉस होती है, आर क्रॉस ओनली एट द एंकल, ठीक है। This often factor demonstrate unconditional positive regarding trusting, caring and acceptance। तो ये अगर एक पर्सन इस तरीके से बैठ रहा होती है ना, तो इससे जो दूसरा आपका जो क्लाइंट होती है वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाती है, ठीक है। वो ट्रस्ट डेवलप हो जाती है कि ये हमें हर तरीके से हमें सुन रहा है, हमें रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। तो ये है एक्सेप्टिंग बॉडी पोस्चर। तो क्लोज बॉडी पोस्चर जो है वो नॉट एक्सेप्टिंग पोस्चर है, और जो ओपन बॉडी या ओपन बॉडी पोजिशन है तो ये क्या है, ओपन बॉडी पोजीशन मनी एक्सेप्टिंग। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो है वो टाइप्स है कि मतलब अगर हम वोकल क्यूज लेते हैं, नॉन वर्बल साउंड सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग with the content, the voice volume, tone, pitch, intensity, emphasize, speed and pauses, arguments, the sender's message, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये अगर आपको कोई भी वर्बल क्यूज देता है, मीन आपकी जो साउंड होती है या वो उसमें भी अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ बातें करते हैं, ठीक है, स्पीड में, या कोई भी ज़्यादा एक बात पे जोर देते हैं, या कोई उसकी टोन ज़्यादा ऊंची है, तो ये सब जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है। अगर एक पर्सन है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है तो मीन उसका ये है कि ये अंदर से के एंगर है, गुस्सा है, ठीक है। फिर क्या आते हैं कि वॉल्यूम, द लाउडनेस ऑफ द वॉइस कैन इंडिकेट एंगर, फेयर एंड हैप्पीनेस और डीपनेस, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अगर एक पर्सन का लाउड हो, ज़्यादा हो, तो इसका मकसद ये है कि ये अंदर से जो है वो गम में है या किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, इसलिए उसको वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। तो ये वर्बल क्यूज में आती है, ठीक है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। टोन है मतलब कैन इंडिकेटेड ऑफ समवन इज रिलैक्स एंड एजिटेटेड एंड बोर्ड। तो ये टोन अगर एक पर्सन का टोन ऐसा होती है कि ये रिलैक्स है, एजिटेटेड है, बोर्ड है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अपनी टोन ही जो है क्या होती है, हाई एंड लो रीडिंग से बात करते हैं। फिर क्या है कि इंटेंसिटी इज द पावर, सिविरिटी एंड स्ट्रेंथ बिहाइंड द वर्ड्स इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज। फिर अगर एक बात पे वो इंटेंसिटी या शिद्दत से काम करती है, पावर या कोई भी सिविरिटी है काम को देता है, ठीक है, मतलब वो स्टैंड बिहाइंड द वर्ड और हर वर्ड्स को वो शिद्दत से बोल रहा है, तो मीन इसका यही है कि इसको वो जोर देना चाहती है कि ये इंपॉर्टेंट एक मैसेज को आप जब इंपॉर्टेंट देते हैं तो उस मैसेज को आप इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हैं। फिर एम्फेसाइज की रेफर टू द अकाउंट ऑन अ वर्ड और अ फ्रेज दैट हाईलाइट द सब्जेक्ट एंड गिव इनसाइट ऑन द टॉपिक। देखिए अगर एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है ना तो बार बार वो हाईलाइट करते हैं, बयान करते हैं, और जब इंपॉर्टेंट होती है तो वो शिद्दत के साथ वो पॉइंट आउट हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों का जो है वो कैरेक्टर से आ रही है। फिर स्पीड है कि नंबर ऑफ द वर्ड स्पोकन पर मिनट में कितना आप वर्ड्स जो है वो स्पोकन करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो ये स्पीड होती है। तो इस स्पीड से अगर बहुत ज़्यादा एक पर्सन ज़्यादा तेज बोल रहा है ना, पर मिनट जो है बहुत ज़्यादा वर्ड बोल रहा है, तो मीन इसका ये है कि ये बहुत जो गुस्सा है, ठीक है। फिर फाजिल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द मैसेज ऑफ्टन एडिंग एम्फेसाइज आर फीलिंग। तो ये जो फाजिल होती है मतलब जो बीच में जो मतलब दमा वगैरह ये सब, तो ये जब होती है ना तो कंट्रीब्यूट टू द मैसेज ऑफ्टन एडिंग एम्फेसाइज आर फीलिंग। तो ये एक फीलिंग सा अगर एक बात एक पर्सन बात करते हैं ना और फिर इसके दरमियान जो है थोड़ा सा हाँ मतलब ब्रीथ लेते हैं या कोई भी आह कर लेते, ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये है कि वो ये वर्ड्स है ना ये वो फील कराते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर क्या है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होती है तो इसमें आई कांटेक्ट आती है। तो आईज हैज बीन कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोल्स बिकॉज दे ऑफ्टन रिफ्लेक्ट आवर इमोशंस। तो जो आईज कांटेक्ट होती है तो ये सब जो है आपकी एज अ मिरर जो है वो बयान करती है आईज के, हाँ ठीक है, बिकॉज दे ऑफ्टन रिफ्लेक्ट आवर इमोशन, क्योंकि आपकी जो आईज होती है वो इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मैसेज दैट आईज गेव, जो मैसेज होती है वो आपकी जो आईज है वो क्या देते हैं कि ह्यूमर्स एंड ट्रस्टेड, फजलमेंट, हेटेड, हैप्पीनेस, सैडनेस, हॉरियर, वरीइंग एंड फ्लेयरिंग मीन इंसिस्टेंस। मीन यही है कि मैसेज आपकी जो आईज है वो सब कुछ बोल रहा है कि आप खुशी में, गम में, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कार में, कोई भी मतलब आप किसी के साथ कोई मसला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर आई कांटेक्ट, लुकिंग इनटू द अदर पर्सन, आई ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू असेस द अदर पर्सन एंड द एनवायरनमेंट एंड एंड टू इंडिकेट whose turn it is to speak. It increase during listening but decrease while speaking. तो इसका मेन मैसेज है कि आई कांटेक्ट की वजह से जो है वो अदर पीपल आपको जो है वो कम्युनिकेट होती है, ठीक है। तो कुछ क्या होती है कि यूज असिस्ट द पर्सन, अदर पर्सन एंड इज एनवायरनमेंट। कुछ पर्सन ऐसे होती है कि वो उसकी जो सिबिलिटी होती है, उसकी जो रसाई होती है वो पर्सन की भी मतलब उसके तरफ हो जाती है, लेकिन उसकी अगर कुछ कहते हैं कि उसकी जो एनवायरनमेंट है वो क्या होती है, turn it as to speak, it increase during listening but decrease while speaking। तो
जो आई कांटेक्ट का जो इंक्रीजमेंट है वो लिसनिंग से ही आती है। जब आप कोई भी चीज़ लिसन करते हैं ना, सुनते हैं, तो फिर आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होती है दूसरे पर्सन के साथ। बट अगर वो डिक्रीज वाइल स्पीकिंग, ठीक है, जब आप स्पीकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे जो है वो एक चीज़ को जो है आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आते हैं कि जो लिसनिंग करते हैं उसका इंक्रीजमेंट आती है आई कांटेक्ट, और जो स्पीकिंग करते हैं तो उसकी डिक्रीजिंग आती है। वाइल मेंटेनिंग गुड आई कांटेक्ट इज यूजुअली डिजायरेबल, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द नर्स डज नॉट स्टेयर एट द क्लाइंट। तो ये गुड कम्युनिकेशन या गुड आई कांटेक्ट हर किसी का डिज़ायरेबल होती है, ठीक है। लेकिन इसको जो इम्पोर्टेंस है, दैट द नर्स डू नॉट स्टेयर एट द क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि हर बस सिर्फ आपने क्लाइंट की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं, नहीं, आपने कुछ इधर उधर देखना है, फिर दोबारा आ जाना है, ठीक है। तो ये सब तरीके फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट हमने जो कम्युनिकेशन का जो ए पार्ट था, ए सेक्शन था, वो हमने पढ़ी। इंशाल्लाह बी सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे दूसरी पार्ट से, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।